हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज का जो लेक्चर होगा वो टू ब्लॉक सिस्टम पे ही होगा। बट आज के लेक्चर में क्या होगा कि दोनों ही सरफेसेस पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा। जैसे यहाँ पर म्यू का वैल्यू होगा, लेट्स से दिस इज़ म्यू 2, और यहाँ पर भी म्यू का वैल्यू होगा, लेट्स से दिस इज़ म्यू 1। लास्ट लेक्चर में म्यू 1 0 था, स्मूथ सरफेस था, m1 जो था स्मूथ सरफेस पे रखा गया था। और आज का लेक्चर जो है दोनों ही फ्रिक्शन वाले होंगे, म्यू 1 और म्यू 2 प्रेजेंट हैं। सो ये हमारे पास सिचुएशन नंबर फर्स्ट है कि जब ऐसा सिचुएशन होता है, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक होता है और जो ब्लॉक m1 है ग्राउंड पे है और फ्रिक्शन सरफेस है, रफ सरफेस है। सिचुएशन फर्स्ट क्या है कि जो फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, वो निचले वाले ब्लॉक पे अप्लाई हुआ है। मतलब m1 ब्लॉक पे जब अप्लाई हुआ है या लोअर ब्लॉक पे अप्लाई हुआ है, तो उस टाइम पे न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, तो मैं आपके सामने इसका कॉन्सेप्ट रख रहा हूँ। तो अब हमारे पास क्या सिचुएशन बैठती है यहाँ पर कि दो चांसेस हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अभी बता दूँ कि इनकी अगर एफ बनाई जाए, जैसे ये m2 है और यहाँ पर ये आ जाएगा m1 पे एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं F1 लिख रहा हूँ, करेक्ट। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको F2 लिखा जाएगा, और इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स F2 इस डायरेक्शन में लगेगा। ये इनकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में FBD है। मैं यहाँ पर mg और नॉर्मल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब आप देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है ये मूव कब करेगा, अगर यहाँ पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है हमारे पास, यहाँ पर हमने अभी देखा कि यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, F1 होगा, करेक्ट। और यहाँ पर जो फोर्स प्रेजेंट है वो कौन सा है, F2 फोर्स है। तो अगर अप्लाइड फोर्स जो है वो ग्रेटर देन F1 हो जाए, अगर ये वाली सिचुएशन है, तो क्या होगा, ये सिस्टम एक्सेलरेट करेगा विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो मैं इसको A लिख रहा हूँ, देन द सिस्टम विल एक्सेलरेट विद कॉमन एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन मतलब दोनों ब्लॉक सेम ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, विद कॉमन एक्सेलरेशन। ओके, अब वो कैसे कैलकुलेट करना है कॉमन एक्सेलरेशन, आपके सामने सिचुएशन है कि m1 का अगर आप FVD बनाते हो तो m1 आप देखोगे, मैं फिर से आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ इस तरह से, यहाँ तो F ही लगेगा, या फिर कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा। तो यहाँ पर F1 ही अपना रोल प्ले करेगा। यहाँ पर जो F2 लगेगा उसके कारण क्या हो रहा है कि m2 m1 के ऊपर बैठा रहेगा, करेक्ट, बिकॉज दोनों ही, ये पूरा का पूरा सिस्टम कॉमन एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा। तो मैं AC लिख देता हूँ, AC। तो क्या इक्वेशन लिखी जाएगी फिर, F माइनस F1 इक्वल्स टू, मास कितना है सिस्टम का, ये, और ये हो गया कॉमन एक्सेलरेशन। वैल्यूज पुट करें अगर, F1 की वैल्यू कितनी होगी, μ1 m1 प्लस m2, ये F1 होगा, और m1 प्लस m2 ये कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगी। इस तरह से हम कॉमन एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन करते हैं। या फिर एक स्टेप और अगर मैं बता दूं, m1 प्लस m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सो दिस इज अवर कॉमन एक्सेलरेशन इन दिस सिचुएशन, जब अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है F1 से, ठीक है। अगर अप्लाइड फोर्स कम है F1 से, तो अगर अप्लाइड फोर्स इज लेस देन F1, ये दूसरी कंडीशन है, तो ऐसी सिचुएशन में ये सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, देन द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट। अब सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, तो रेस्ट पे तो है लेकिन उसके बावजूद भी m1 और m2 के बीच फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, देन देयर इज नो फ्रिक्शन।
नो फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन M1 एंड M2, बिटवीन M1 एंड, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा इस सिचुएशन में, मतलब F2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। पूछा जाता है ऐसा सवाल, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रिक्शन का वैल्यू 0 होगा, इस सिचुएशन में 0 होगा। ठीक, ऑलराइट। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो M2 पे लगा हो तो फिर कैसे इसका कॉन्सेप्ट बैठता है। तो उसको लिखते हैं कि इफ द अप्लाइड फोर्स act on the upper block, अगर अपर ब्लॉक पे अप्लाइड फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा। इसके दो केसेस हैं, दोनों केसेस को वन बाय वन देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो एफवीडी बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास सिचुएशन और ये ग्राउंड है। ठीक, ये ग्राउंड है। अपर ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स इस तरह से एक्ट किया गया। अगेन मैं इसको, इस सरफेस को μ2 लिख रहा हूँ, इस सरफेस को μ1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पर प्रेजेंट जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होगी उसको F2 लिखा जाएगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है इस सरफेस पे वो F1 लिखी जाएगी। M1 हो गया और M2 हो गया। बस फ़र्क क्या पड़ा कि इस बारी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अपर ब्लॉक पे एक्ट हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या सिचुएशन है। यहाँ पर लिख लो इस केस फर्स्ट, केस फर्स्ट कहता है कि अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है F2 से, अगर ये कंडीशन है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर F2 एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अप्लाइड फोर्स F2 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली M1 वाला ब्लॉक जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इस पे भी फोर्स लगेंगी, इस पे भी F2 भी लगेगा, F1 भी लगेगा, तो ये एक्सेलरेट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करेंगे, देखेंगे उसको। लेकिन ये तो फॉर श्योर हो गया कि M1 वाला एक्सेलरेट करेगा ही करेगा, क्योंकि इस पे नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी, तो ये तो मूव करेगा ही करेगा। तो हम कह सकते हैं बोथ द ब्लॉक मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस ऐसी सिचुएशन में। सो बोथ द ब्लॉक्स मूव with different accelerations। ठीक है, दोनों डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। कैसे उनको कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट एक्सेलरेशंस कैसे होंगी, चलिए देखते हैं। ये हमने M1 बना लिया। M1 पे तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगा और दूसरा फोर्स मेरे पास लगा F2 लगा। ठीक, और ये एक्सेलरेशन हो जाएगी A1। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। क्या होगा, F माइनस F2 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू होगी μ2। एक्चुअली μ2 M1 थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो क्यों ना इसको यहाँ पर लिखा जाए M2, यहाँ पर लिखा जाए M1, तो अब थोड़ा 1-1 हो जाएगा। इसको भी सही कर लेते हैं M2, इसको भी सही कर लेते हैं M2। सो μ2 M2 जी, ये फ्रिक्शन हो गया, इक्वल्स टू M2 A2 लिखा जाएगा, A2 लिखा जाएगा ऐसे। तो इस तरह से आप सिंपल सी इक्वेशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं M2 की ऊपर वाले ब्लॉक की। ठीक, अब M1 को कैसे देखा जाए, जो कि लोअर ब्लॉक है M1, उसका भी तो देखना ना। तो उसकी एफईडी बना लेते हैं कि वो मूव करेगा कि नहीं करेगा। उसकी भी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, दो सिचुएशंस राइज हो सकती हैं। ये M1 है। अब आप देखोगे
या इस ब्लॉक पे F2 तो लगेगा इस डायरेक्शन में और F1 लगेगा इस डायरेक्शन में ना, और नीचे ग्राउंड था, यहाँ पर ये ग्राउंड सरफेस था, ठीक। अब अगर F1, कॉमन सेंस की बात करेंगे यहाँ पर, कि अगर F1 ज़्यादा है F2 से, तो इसका मतलब F1 क्या करेगा, M1 को रोक के रखेगा। F1 क्या करेगा, M1 को रोक कर रखेगा। क्लियर? M1 will not move because F1 is greater than F2। ओके, ये कंडीशन है, कॉमन सेंस है कि वो इसको चलने ही नहीं देगा। F1 कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? सो M1 रिमेन एट रेस्ट, M1 रिमेन एट रेस्ट। दूसरा केस क्या बैठा, दूसरा केस बैठा कि अगर F2 ग्रेटर देन हो जाए F1 से, अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर तो ये मूव करेगा क्योंकि उस पर नेट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करना शुरू हो गई है ना, देन इट विल एक्सेलरेट। तो फिर क्या लिखेंगे, F2 माइनस F1, ये नेट फोर्स लगेगी, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे F2 की वैल्यू कितनी होगी, F2 की वैल्यू होगी μ2 m2 g, और F1 कितना होगा, μ1 m1 प्लस m2 g इक्वल्स टू m1 a1। इस इक्वेशन से आप a1 का कैलकुलेशन कर सकते हो, एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। करेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास एक केस है। केस 2 देखते हैं। देखो केस 1 क्या था, ये सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा था कि अगर अप्लाइड फोर्स F2 से ज़्यादा है। केस 2 होगा कि अगर अप्लाइड फोर्स F2 से कम है। केस सेकंड क्या, कि अगर अप्लाइड फोर्स F2 से कम है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। इस सिचुएशन में देखो क्या हो सकता है, अगेन एफईडी बना के हम देखते हैं। ये हो गया हमारे पास m2, ये हो गया m1, और यहाँ पर है μ2 और यहाँ पर है μ1, और इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो F2 है, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो F1 है। तो इस बारी F एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स जो है इस केस में अब क्या होगा, कम है। अब देखो इससे कम है ना, अगर सिर्फ इसकी बात करें, अगर सिर्फ यही होता हमारे पास, M1 होता ही ना यही सिर्फ ग्राउंड पे रखा होता, तो एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स F2 से कम है तो ये ब्लॉक रेस्ट पे रहता, ठीक। बट अब क्या है कि ये ज़्यादा है, तो फिर हम इधर आएंगे इसके बाद कि इन दोनों को देखेंगे ना। तो इन दोनों को देखेंगे तो दो केस राइज होंगे। कैसे दो केस राइज होंगे, आपके सामने है कि F यहाँ क्या हो सकता है, लेस देन F1 हो सकता है, यहाँ F क्या हो सकता है, ग्रेटर देन F1 हो सकता है। ये दो केस राइज हो गए। अब देखो ये जो अप्लाइड फोर्स है F, अगर ये कम है F1 से, इसका मतलब F1 ज़्यादा है, फ्रिक्शन ज़्यादा है और अप्लाइड फोर्स कम है, तो ये हिलेगा ही नहीं, तो सिस्टम मूव नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। तो सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। क्लियर होगी बात, ठीक। दोनों की एक्सेलरेशन 0 और दोनों के बीच का फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। ऐसा नहीं बोलना कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, दोनों के बीच फ्रिक्शन की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर ये दूसरा केस जो है उसमें क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में दोनों साथ साथ मूव करेंगे, बोथ ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। बोथ ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। अब दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे
तो किसके किसके बीच, इसको और इसको देखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, F माइनस F1, ठीक, इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम कितना हो गया, और ये एक्सेलरेशन हो गया, कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक। वैल्यू पुट कर देंगे, F1 की वैल्यू कितनी होगी, μ1 m1 प्लस m2 g इक्वल्स टू m1 प्लस m2, और ये कॉमन एक्सेलरेशन। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी टू ब्लॉक सिस्टम की थ्योरी। अब इन पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल अगर आता है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है, हमारे पास अगेन टू ब्लॉक सिस्टम है। ये ब्लॉक है 4 kg का, और एक उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा गया है 2 kg, करेक्ट। इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया 6 न्यूटन का, और हमें वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पर जो μ2 है और यहाँ पर जो μ1 है। इसका वैल्यू है 0.2 और इसका वैल्यू है 0.1। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, और इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कितना होगा। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, ये सॉल्व करना है हमें। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। अगेन सबसे पहला स्टेप क्या करना था, जल्दी से ये F2 और F1 की कैलकुलेशन करना। F2 कितना होगा, μ2 m2 g, μ2 की वैल्यू है 0.2, ये हो गया 2 kg, और g को मैं 10 लिख रहा हूँ। ये डेसिमल और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 4 न्यूटन, ठीक। तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू, जो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू आ गई, वो आ गई 4 न्यूटन, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। F1 कितना होगा, ये लिखा जाएगा μ1 m1 प्लस m2 g, μ1 की वैल्यू पुट करते हैं 0.1, 4 kg प्लस 2 kg इंटू 10, डेसिमल और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 6 न्यूटन। सो F1 मैक्सिमम वैल्यू आ गया 6 न्यूटन, करेक्ट। सबसे पहले तो ये करना होता है। अब देखो यहाँ से डिसाइड होगा कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है। अप्लाइड फोर्स आपको दिख रहा होगा F2 से ज़्यादा है, ठीक। तो केस 1 बैठेगा, जो हमने अभी पढ़ा था ये वाला, कि अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है, यहाँ से इससे ज़्यादा है ना, F2 से ज़्यादा है, तो वही वाला केस यहाँ पर बैठ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ फॉलो केस 1, क्या है, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन F2, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, ठीक है। बोथ ब्लॉक मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। तो लिख देते हैं, देखते हैं कैसे मूव करेंगे। बोथ ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। चलिए अब इनके एक्सेलरेशंस निकाल लेते हैं। ये हो गया m2, ठीक। इस पे तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है इधर 6 न्यूटन का, और अपोजिट डायरेक्शन में इस पे लगेगा F2, इस तरह से। तो इसकी जो एक्सेलरेशन होगी a2 लिखी जाएगी ना, ये 2 kg था, तो क्या लिखा जाएगा, 6 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 6 माइनस F2 का वैल्यू कितना आया, 4 न्यूटन, ये आ गया 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू A2, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन आ गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे का एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी देखना पड़ेगा ना। दूसरे ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वो यहाँ से देखते हैं, m2 वो कितना था, 4 kg था, 4 kg, तो ये लिख दिया मैंने 4 kg। इस पे तो ऐसा लगेगा फ्रिक्शन F2 और F1 लगेगा इस डायरेक्शन में। और अब डिसाइड करना है
कि क्या ये मूव करेगा कि नहीं करेगा। अब आप देखोगे जो F2 था वो तो था 4 न्यूटन, है ना, और ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ये तो ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। और F1 जो आया था वो था 6 न्यूटन। अब सोचो कि क्या 4 न्यूटन जो है 6 न्यूटन को ओवरटेक कर पाएगा? नहीं, मतलब F2 जो है वो लेस देन F1 है। इसका मतलब ये होगा कि ये रेस्ट पे रहेगा। सो 4 kg ब्लॉक रिमेन एट रेस्ट पे रहेगा 4 kg ब्लॉक। तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। तो दोनों की एक्सेलरेशन हमने पता कर ली, ठीक है। और दोनों के बीच फ्रिक्शन कितनी है? F2। सो जो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा गया है व्हाट इज़ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, वो हो गया F2। F2 का वैल्यू कितना हो गया? 4 न्यूटन इज द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड जो है उस केस में जो फोर्स है वो निचले वाले ब्लॉक पे है। एग्जाम्पल सेकंड, तो ये ग्राउंड हो गया। तो ग्राउंड के ऊपर मैं 2 ब्लॉक्स बना रहा हूँ। दिस इज 1 block, let's say this is 4 kg, and the other block having mass of 2 kg, करेक्ट। इस केस में एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ पर, और आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। आपको दे रखा है दोनों सरफेसिस के लिए म्यू एस जो है वो है 0.2 और म्यू के जो है वो है 0.15, दोनों सरफेसिस के लिए, फॉर बोथ द सरफेसिस, ठीक। मतलब यहाँ पर भी जो वैल्यू होगी म्यू की वैल्यू सेम लेनी है और यहाँ पर भी सेम लेनी है म्यू। ओके, अब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पूछा वही गया, फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। सो फाइंड द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, कि बिटवीन द ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन कितना होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इसको F2 लिखो, इसको F1 लिखो, और F2 मैक्स और F1 मैक्स को कैलकुलेट करो। F2 मैक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू एस, मास है 2 kg, जी की वैल्यू 10 लिख रहा हूँ। म्यू एस है 0.2 टू 10, डेसिमल से 10 कैंसिल हो गया, ये आएगा 4 न्यूटन, ठीक। सो F2 मैक्स जो है उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास 4 न्यूटन। सिमिलरली अब F1 मैक्स कैलकुलेट करना है मुझे। F1 मैक्स कितना होगा? अगेन म्यू एस m1 प्लस m2 इंटू जी। म्यू एस कितना हो गया? 0.2, दोनों का मास कंबाइन करेंगे 6 हो जाएगा, इंटू 10, डेसिमल और 10 कैंसिल हो गए, ये आएगा 12 न्यूटन। सो F1 मैक्स ये आ गया 12 न्यूटन। इस तरह से अब क्या ये एक्सेलरेट करेंगे? कैसा केस बैठता है? तो हमने देखना था जब लोअर ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो हम F1 से कंपेयर करते हैं। तो जब हम F1 से कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? F1 की जो स्टैटिक वैल्यू आई है, मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू, वो 12 न्यूटन आई है, और इसकी जो मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू आई है वो आई है 4 न्यूटन आई है। तो आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है 10 न्यूटन इज़ लेस एज कम्पेयर टू 12 न्यूटन, है ना, कि जो अप्लाइड फोर्स है वो F1 से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिस्टम विल रिमेन एट रेस्ट। तो एज अप्लाइड फोर्स इज लेस देन F1, सो सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। तो जब सिस्टम रेस्ट पे रहेगा तो दोनों के बीच एक्सेलरेशन कितना? सो देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, दोनों ब्लॉक के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। सो देयर इज नो टेंडेंसी of relative motion
रिलेटिव मोशन। ठीक, देयरफॉर फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज ज़ीरो। क्या आंसर होगा? ज़ीरो। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज ज़ीरो। ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। उस एग्जांपल में क्या है कि दोनों ब्लॉक्स पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। तो ऐसा तो कॉन्सेप्ट में हमने सीखा नहीं था, लेकिन सवाल आ गया तो वो भी देख लेते हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये हमारे पास ग्राउंड हो गया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 3 kg का, और उसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का। ठीक, ये आ गया μ2 0.2, ये आ गया μ1 0.1। अब क्या हो रहा है कि इस पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ठीक, F2 इक्वल्स टू 5 न्यूटन, और इस पे जो लगा है F1 इक्वल्स टू 10 न्यूटन लगा है। ठीक, ये M2 मान लेते हैं, इसको M1 मान लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है? हमें स्टैटिक फ्रिक्शंस कैलकुलेट करनी होती हैं। चलिए स्टैटिक फ्रिक्शंस कैलकुलेट करते हैं। तो F2 मैक्स यहाँ पर ये वाले सरफेस पे F2 लगेगा, ये वाले सरफेस पे F1 लगेगा। तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? वो होगा μ2, मास कितना है 2 kg इंटू 10, जी की वैल्यू, सो 0.2 2 इंटू 10, ये तो आ गया 2 न्यूटन, सॉरी 4 न्यूटन। सो F2 मैक्स मेरे पास आ गया 4 न्यूटन। अब इसी तरह से F1 मैक्स कितना होगा? F1 मैक्स भी अगर जाने हम तो वो लिखा जाएगा μ1 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। तो ये हो जाएगा 0.1, दोनों का मास ऐड करेंगे 2 + 3 5 हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 पुट कर रहा हूँ, डेसिमल और 10 कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा 5 न्यूटन। सो F1 मैक्स जो आया वो मेरे पास आया 5 न्यूटन। ठीक, अब ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा नहीं ना, है ना। हमने तो यही पढ़ा कि एक बारी फोर्स अपर ब्लॉक पे लग रहा है तो कैसा देखेंगे, अगर फोर्स लोअर ब्लॉक पे लगेगा तो कैसा देखेंगे। यहाँ पर दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो एज्यूम करते हैं कि दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ठीक, सो लेट अस एज्यूम, फिर चेक करेंगे कि क्या वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, सो दैट कि जो हम एज्यूम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सो लेट अस एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन। बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशंस। ठीक, हमने एज्यूम कर लिया। तो जब एज्यूम कर लिया है तो आप देखोगे दोनों ब्लॉक्स जब कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तो उसको कौन रोकेगा? तो उसकी एफईडी बनाते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में F1 फोर्स लगेगा। ठीक, यहाँ से तो 5 न्यूटन लग रहा है, यहाँ से 10 न्यूटन लग रहा है, M2 हो गया, M1 हो गया, और ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इस मोशन को अपोज करने के लिए F1 लगेगा। तो इक्वेशन क्या बैठेगी? इक्वेशन क्या लिखी जाएगी? फिर इक्वेशन लिखी जाएगी 5 + 10 - F1 इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो ये हो गया 15 माइनस F1 का वैल्यू कितना है? F1 है 5 न्यूटन। तो 15 - 5 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्सेलरेशन, ये आ गया 10 इक्वल्स टू 5a, ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर सकते हैं, हमने ये एज्यूम किया है। अब चेक करते हैं। नाउ वी विल चेक, क्या चेक करना है कि कितनी फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच, या M1 और M2 के बीच कितनी फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड है सो दैट कि M2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव कर सके।
नाउ वी विल चेक हाउ मच friction is required between 2 kg and 3 kg blocks for कॉमन एक्सेलरेशन। ये कितनी रिक्वायर्ड है और कितनी अवेलेबल है उनको कंपेयर करेंगे फिर, ठीक, फॉर कॉमन एक्सेलरेशंस। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका क्या लिखा जाएगा, ये मैंने 2 kg वाला बना लिया, जो ऊपर वाला ब्लॉक था। इस पे तो सिर्फ 5 न्यूटन ही एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और इस पे फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में, जिसको हम लिख रहे हैं F2। और कितनी एक्सेलरेशन से हमने कहा कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करना चाहिए। तो F2 कितना हो सकता है अगर ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से मूव करता है तो ये हो जाएगा 5 माइनस F2 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो 5 माइनस F2 इक्वल्स टू 4। तो 5 माइनस 4 इक्वल्स टू F2। तो F2 का वैल्यू कितना आ गया, F2 का वैल्यू आ गया 1 न्यूटन। बट आपको पता है हमने कैलकुलेट किया था कि F2 मैक्सिमम वैल्यू कितना प्रोवाइड कर सकता है, वो 4 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है। और रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है। अगर दोनों साथ साथ चलने हैं तो इतना होना ही चाहिए और ये अवेलेबल है। तो बताओ रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं? यस, यहाँ पर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो इसका मतलब बोथ द ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशन। देयरफॉर अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी ना होती तो हम कहते कि बोथ द ब्लॉक्स मूव विद डिफरेंट एक्सेलरेशंस। ठीक है, बोथ द ब्लॉक्स मूव विद कॉमन एक्सेलरेशंस। इस तरह से क्लियर हो गया। और दोनों ब्लॉक के बीच अब कितनी फ्रिक्शन लगेगी, ध्यान से देखो। मैक्सिमम वैल्यू कितना था F2 का? F2 का जो अवेलेबल है मैक्सिमम वैल्यू वो है 4 न्यूटन। करेक्ट, अवेलेबल कितना है? 4 न्यूटन है। रिक्वायर्ड कितना है? 1 न्यूटन। तो दोनों ब्लॉक्स के बीच अगर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स, तो आप क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड वाला लिखोगे कि अवेलेबल वाला लिखोगे? रिक्वायर्ड वाला। देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन present between the blocks equals to 1 न्यूटन। ये आंसर होगा। यू नो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इस तरह से मैंने 3 न्यूमेरिकल से एक कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, उसके 3 एग्जांपल्स रखे हैं। बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, क्लियर प्रेजेंटेशन है। आपको सब क्लियर होगा कि क्या क्या सवाल है, क्या इसका थ्योरी था। थ्योरी में भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, जब आप सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, एग्जाम्पल को समझ रहे हो, तो आपको थोड़ा इजी लगा होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो लेक्चर था वो भी इंपॉर्टेंट था, बस उसमें फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक्स के बीच ही था, सरफेस स्मूथ था। इस केस में सरफेस भी रफ सरफेस कंसीडर किया गया है। सो 2 लेक्चर डिसाइड हुए थे, दोनों लेक्चर मैंने आपके सामने रख दिए हैं। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करिए कंटेंट को, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं। कंटिन्यूटी में ये लेक्चर सीरीज चलेगी ही चलेगी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से मेहनत करिए, कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को। और एक कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बता दीजिए कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है, आपको हल्का लग रहा है कि भारी चाहिए। मतलब आपको ये सवाल अगर आसान लग रहे हैं तो मुश्किल वाले चाहिए, मुश्किल लग रहे हैं तो आसान वाले चाहिए। नीट लेवल के हैं ये सवाल, जेई मेंस लेवल के हैं। जेई एडवांस में अभी किताबों में बहुत सारे सवाल आपको ऐसे मिल जाते हैं, बट अभी मैंने देखा है जो कि जेई एडवांस में ऐसा सवाल अभी था नहीं, किताबों में था। तो किताब जब आप सॉल्व करने लगेगो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करोगे, यहाँ अवेलेबल जो किताबें हैं डीसी पांडे सॉल्व करोगे, तो वहाँ पर आपको ये बहुत सारे भर भर के सवाल मिलेंगे। तो उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो जाए, उसको बनाए रखने के लिए आपके सामने मैं हर छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप पे सवाल लेके आ रहा हूँ। ये भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर किस पे होगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा वो कन्वेयर वाली प्रॉब्लम होती है ना, कन्वेयर चल रहा है, कन्वेयर एक्सेलरेट कर रहा है, उस पर ब्लॉक रख दिया गया, धीरे से रखा गया, किसी वेलोसिटी से रखा गया, तो उस तरह के वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं। कन्वेयर लिफ्ट में रखा हुआ है, तो
उस पर भी मैं कॉन्सेप्ट रखूंगा। कॉन्सेप्ट तो चलो उसका बहुत ही ईजी होता है, लेकिन उसकी जो वैरायटी है न्यूमेरिकल्स की, वो 4-5 सवाल आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।